नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बात आज G20 शिखर सम्मेलन की, वो सम्मेलन जिसमें दुनिया भारत की शक्ति, समृद्धि, संस्कृति और सभ्यता को देखेगी, समझेगी भारत की भावना को, जिसका मूल बसता है वसुधैव कुटुंबकम में, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत इसी मूल भावना के साथ समावेशी विकास, समेकित विकास में विश्वास रखता है, लेकिन इस दुनिया में चंद ऐसे लोग हैं जो समेकित, समावेशी जैसे शब्दों के मायने ही नहीं समझते, और इसीलिए तो उन्हें वसुधैव कुटुंबकम से भी चिढ़ होने लगती है। हम बात चाइना की कर रहे हैं, वो चाइना जिसने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आने वाले हैं। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग का ना आना ही ये बता रहा है कि भारत की बढ़ती चमक और धमक से चीन घबरा गया है। ऐसा घबराया कि वो वसुधैव कुटुंबकम पर ही प्रहार करने लगा। संयुक्त विज्ञप्ति जिसमें वसुधैव कुटुंबकम को लेने की बात हो रही है, उसका विरोध चाइना की तरफ से हुआ है। चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को उस संयुक्त विज्ञप्ति में जगह दिलाना चाहता है। चाइना विस्तारवादी नीति को समझता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को नहीं समझता। महाउपनिषद से लिया गया संस्कृत का ये श्लोक, ये दो शब्द अपने आप में उस संपूर्ण वाक्य को पूरा करते हैं जिनमें समावेशी विकास की संपूर्णता है, लेकिन विस्तारवादी नीति समझने वाले चाइना को ये बात समझ में नहीं आती, और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम पर सवाल खड़े करता है। भारत ने भी दो टूक शब्दों में समझा दिया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है। ये तमाम बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में चीन को बता दी है, लेकिन चीन जिस तरीके से अपना अड़ियल रवैया दिखा रहा है, ये अड़ियल रवैया चीन की डर को, चीन की घबराहट को भी दिखाता है। आखिर चीन का ये कदम G20 में ना आना राष्ट्रपति शी जिनपिंग का किस तरीके से आने वाली पिक्चर को क्लियर कर रहा है, किस तरह से भविष्य में जो भविष्य है, आने वाला भविष्य वो भारत का भविष्य है, ये सब कुछ कैसे स्पष्ट हो रहा है, आज इसी पर होगी खुलकर चर्चा। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के दो खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर चीन को वसुधैव कुटुंबकम से क्यों डर लगता है। वसुधैव कुटुंबकम भारत का वो आध्यात्मिक विश्वास जो सभी को अपना परिवार समझता है, वो भारतीय दर्शन जो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानता है। भारत सभी को अपने साथ लेकर चलना जानता है, और इसी अपनत्व की झलक दिखती है G20 की थीम में। लेकिन विस्तारवादी नीति पर भरोसा रखने वाले चीन को ये बात रास नहीं आ रही। चीन ने G20 में भारतीय कल्चर थोपने का आरोप मढ़ा है। चीन की कुटिलता इससे साफ नजर आती है। एक तरफ भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम पर बात करना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन जो वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट को चर्चा में शामिल करना चाहता है। बीजिंग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य वास्तव में चीन के वन बेल्ट वन रोड से ही प्रेरित है। चीन अधिकारी समिट में जारी होने वाली विज्ञप्ति में वन बेल्ट वन रोड को शामिल करना चाहता है, तो वहीं भारत ने भी नो मीन्स नो कहकर विरोध दर्ज किया है। चीन का कहना है कि G20 की थीम में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। इसमें से एक भविष्य वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा नहीं है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ को साफ लहजे में समझा चुके हैं। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो शी जिनपिंग G20 में शामिल न होकर एक तरफ तो अमेरिका को अपनी अकड़ दिखाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को। लेकिन भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़े ही सीधे और साफ लहजे में स्पष्ट कर दिया है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दों पर देश का स्टैंड महत्वपूर्ण है। बहरहाल चीन को वसुधैव कुटुंबकम को पढ़ने और समझने की जरूरत है। साथ ही चीन को ये भी जानना चाहिए कि उसे जिस वसुधैव कुटुंबकम से परेशानी है
वो भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में ही अंकित है। सुदर्शन न्यूज के लिए हेमंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। Time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. तो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसके साथ ही मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ये स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन जिस वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चीन को परेशानी हो रही है, जिससे चीन चिढ़ गया है, जिस भावना का मूल अर्थ वो नहीं समझ पा रहा है, उस मूल अर्थ को हालांकि प्रधानमंत्री कई वैश्विक मंचों पर वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए इसके संपूर्ण तात्पर्य और अर्थ को समझा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से चीन को जब समझ में नहीं आया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें पुनः वसुधैव कुटुंबकम की भावना आखिर है क्या, इसे स्पष्ट समझा दिया। जो थीम जो है वो वन अर्थ है, वन फैमिली है और वन फ्यूचर है। अब वन अर्थ का मतलब क्या है? वन अर्थ का मतलब है कि दिस इज अ कॉमन प्लैनेट वी इनहैबिट। दैट मीन्स we will push green development, we will push climate action, we will push climate finance, we will look at issues like plastics, biofuels, disaster response, because we share one earth. It is our common living space. Now, when I come to one family must address the problems of the family. So what are the problems of the family today? Problems of the family, as I said, gender equality. Gender inequality has grown. Today, we can see that sustainable development, health, nutrition, all these have regressed. We are seeing inclusive growth has shrunk. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर स्पष्ट कर रहे हैं, जब हम एक परिवार की बात करते हैं तो उस परिवार में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो अगर एक होती हैं तो उसका समाधान भी एक साथ निकलना चाहिए और तभी तो एक भविष्य तैयार होगा। लेकिन क्या ये एक भविष्य चीन को रास नहीं आ रहा है? क्या वो अपना भविष्य कहीं और देखना चाहता है या अपने आप को विस्तारवादी नीति के उसी सांचे में, उसी ढांचे में ढला हुआ ही रखना चाहता है? ये सब कुछ चीन पर किस तरीके से भारत के परिदृश्य में भारी पड़ रहा है, आइए इन बातों को समझने के लिए आज हमने आमंत्रण दिया है दो विशेष अतिथियों को। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का, स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश कुमार गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत। और इस देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर। मेरा सबसे पहला सवाल सुरेश जी आपसे रहेगा, क्योंकि जब हम G20 की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है वो विदेश नीति जिसकी चमक, जिसकी संपूर्ण तस्वीर हमने बीते 9 सालों में इस मोदी टेन्योर में देखा है। अब जब चीन इसी 9 साल में जिस तरह से भारत उभर कर सामने आया और G20 की मेजबानी करना, चीन कह रहा है कि मेजबानी कर रहे हैं, इस पर हम स्वागत करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम से परेशानी है। क्यों नहीं वो इस मूल भावना को समझ पा रहा है? सुरेश जी, आपका पहला कमेंट। लावनी, मैं इसके बारे में 2 तरह से जवाब दूंगा जी, थोड़ा समय दीजिएगा। एक तो जो टेक्निकली जो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई है वो पढ़ा है मैंने, तो वो मैं समझाऊंगा, और एक्चुअली टेक्निकल ऑब्जेक्शन छोड़ करके बेसिकली प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताऊंगा। टेक्निकल चीजें पहले मैं बताता हूं। G20 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और सिस्टम है, उनमें एक चीज शामिल है कि G20 का फायदा उठा करके मेजबान देश अपनी कल्चर को या अपनी लैंग्वेज को बाकी जो दूसरे मुल्क हैं उनके ऊपर नहीं थोपेगा। बिल्कुल सही बात है कि एक जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है उसको हमको अपने नेशनल, अपने एक खाली राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए काम में नहीं लेना चाहिए, हम मानते हैं। पहली बात तो मेरे को हंसी इसलिए आती है उनके ऊपर कि जब चीन में G20 हुआ था वहां पे सारे में चाइनीज में लिखा हुआ था, तो क्या उनकी भाषा नहीं थी वो ये चीन के उन्होंने वहां पर अपने कल्चरल प्रोग्राम किए, तो क्या उन्होंने अपनी कल्चर थोपी नहीं थी ये? तो चीन की एक्चुअली आदत पड़ गई कि जहां उनको लगता है कि उनके मन की बात नहीं हो रही है
वो दूसरे के ऊपर तोहमत बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर भी, और एक अभी उन्होंने एक और भी ऑब्जेक्शन करी थी मिलेट से संबंधित, एक लफ्ज महर्षि जी, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज कर दी थी। तो ये उनकी आदत बन गई है कि हमारी मर्जी की नहीं हो रही है, हमारे मन की बात नहीं हो रही है, तो ये गलत है। अच्छा, एक चीज ये है, दरअसल मुद्दा ये है कि चीन ने पिछले साल भी, उससे पहले भी, बाली में भी उससे पहले भी G20 को लेकर के उन्होंने जो अपनी स्कीमें BRI, बॉर्डर रोड बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसको उन्होंने मढ़ने की कोशिश की थी बाकी सारे देशों पर जो डेवलपिंग कंट्री है। उन्होंने BRI प्रोजेक्ट को एक तरह से बताया कि जैसे ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जिससे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फायदा होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, ट्रेड बढ़ेगा, ये सब होगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि BRI की वजह से ही जो जितने देश इसमें फंसे हुए हैं वो चीन के कर्ज के नीचे दब गए हैं, उन्होंने वो नहीं बताया। पाकिस्तान में जो हाल हुआ, श्रीलंका में जो हाल हुआ, अफ्रीका के जो देश है वहां पर जो हाल हो रहा है, सारे देश जो है अब चीन के कर्ज के नीचे दब करके परेशान हो रहे हैं। ये वो नहीं बताते हैं कि BRI का असर ये हुआ है। उनको लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी एक फिलॉसफी है, बाकी दुनिया के जितने देश हैं उनको अपने से कनेक्ट करने की, उनके साथ आगे बढ़ने की, चीजें साझा करने की, शेयर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, शेयर्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, तो जो ये हमारी फिलॉसफी है, चाहे फ्यूचर की बात हो कैसी भी हो, वो उनको बुरी लगती है। उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम में ऑब्जेक्शन दर्ज किया कि वासुदेव कुटुंबकम में आज की बात है कि वसुधा है, अर्थ इज ए फैमिली, वो ठीक है, लेकिन फ्यूचर जो बोलते हैं कि आप वन फ्यूचर, वो इसमें शामिल नहीं है। अगर थीम में वन फ्यूचर है तो उसके हिसाब से वसुधैव कुटुंबकम सही नहीं है। बहरहाल जो करेंगे, मैं एक चीज आखिर में कहना चाहूंगा कि चीन परेशान करेगा, हो सकता है हो पाए, हो सकता है नहीं हो पाए, कोशिश पूरी करेगा। और दुश्मन को कभी भी हमको छोटा नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, दुश्मन को छोटा नहीं आंकना चाहिए। हाँ, लेकिन जी 20 सेकेंड्स हाँ प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो उसमें खाली ये है कि हमें ध्यान ये देना है कि वो एग्री करे या नहीं करे। हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज से पार्टनरशिप है शेयरिंग बेसिस के ऊपर, वो आगे बढ़नी चाहिए, और उसको आगे बढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट हो या नहीं हो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी ठीक, यानी कुल मिलाकर जनरल साहब आपके पास आ रही हूँ, कुल मिलाकर देखिए चाइना जाना ही इसीलिए जाता है चिढ़ने के लिए। चीन के साथ आजकल चिढ़ा हुआ चीन, ये शब्द हर जगह सोशल मीडिया पर भी हो रहा देखा जा रहा है। चाइना अड़ंगा डालेगा। सुरेश जी कह रहे हैं कि दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन भारत की ये प्रवृत्ति रही है कि हम दुश्मन को ना तो कम आंकते हैं और ना ही अपने हथियारों की धार को कम करते हैं। गलवान में बलवानों ने जो किया वो हमने देखा, दुनिया ने देखा, और शायद उसके बाद से ही चाइना लगातार बैकफुट पर है। और यही वजह रही कि ब्रिक्स में भी दो टूक शब्दों में भारत का जो स्टैंड है वो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया था। इतनी चिढ़ हुई कि आपने देखा कि कुछ दिनों के बाद एक मैप सामने आता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों को अपना दिखा देता है चीन। उस वक्त भी चीन की घबराहट थी, और आज वसुधैव कुटुंबकम का विरोध भी। कि आप चीन की घबराहट ही मानते हैं? के सर? लावनी जी जय हिंद। जय हिंद सर। आज G20 की जब हमारी प्रेसिडेंसी के अंदर में इतनी बृहस्त सेलिब्रेशंस चल रही हैं, इतनी चीजें चल रही हैं, तो उस समय आपकी जो डिबेट के ऊपर में जो आपने पैनी नजर रख करके ये जो क्वेश्चन मेरे से किया है कि क्या चीन की घिसियाहट है, क्या ये चीन की झुंझलाहट है जिसके कारण सी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, और फिर वो अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को कहते हैं कि उनको इंक्लूड करो, और जो भारत कहता है वन बेल्ट वन फैमिली वन फ्यूचर, वो वही है जो कि हम वन ओबोर की बात करते हैं, वन बेल्ट ऑन वन रोड। देखिए आज वास्तविकता क्या है, G20 हमारे को जो मिली है ये रोस्टर के अनुसार हमें प्रेसिडेंसी मिलती है। हमें ये मिली जब ये इसकी प्रेसिडेंसी मिली 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी है, चेयर है।
और हमने इस दौरान, आपको जानकर हैरानी होगी, 200 मीटिंग्स 25 स्टेट में आप करते हैं। डिप्लोमेटिक मैराथन्स पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। यह मंथन ऐसा नहीं किया आपने, जो इसकी मूल जो G20 जब बनी थी 2008 से, तो उसकी मीटिंग चल रही है। तो उसमें 3 बात थी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम जो गोल है 2030, उसको ये है G20 का स्वरूप। उसमें और चीजें आ जाती हैं कि G20 में वो लोग देश आ गए जो G7 के पहले थी 1973 में और 99 में जब ये बनी, और फिर 2008 से आप देखते हैं कि लगातार चल रहा है। तो इन चीजों में जो आप देखिए, आप कितने बृहस्थ लोगों को, तकरीबन विश्व के सभी लोग, और खास करके जब आप ग्लोबल साउथ को भी इंक्लूड कर रहे हैं, आज हम की कौन सी जद्दोजहद है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें 125 देश की भी बात करते हैं, जो कि ग्लोबल साउथ की तरह। पहले तो यही कहा जाता था ना कि वर्ल्ड इज एक वन वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, इंडिया थर्ड वर्ल्ड में आता था, फिर हो गया डेवलपिंग, डेवलप, अंडर डेवलप, इसमें बांट दी गई दुनिया को। आज क्या है और किस लिए खिसियाहट है चीन को? खिसियाहट ये है, जब भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिली और गोयल साहब बड़ा अच्छा बात बता गए कि चीन के अंदर में जब हुई थी तो उनकी तो सोच नहीं, वो तो विंटर ओलंपिक्स का वेट करते हैं कि चीन अराइव हो गया पूरे वर्ल्ड चीन में। देखिए लोग क्या करते हैं, एक इवेंट मिलता है अपने को दिखाने के लिए कि हम बस सुपर पावर बन गए, हम इमर्ज कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमने कोई विंटर ओलंपिक कर लिया और भव्यता दिखा दी, डांस गांस ये दिखाते हैं। हमने एक G20 में जिसमें 85% ऑफ वर्ल्ड की जीडीपी है, जो 101 ट्रिलियन डॉलर की है, उसकी 85% की भागीदारी है। 75% ग्लोबल ट्रेड जो होती है उसकी है। 67 वर्ल्ड की पॉपुलेशन वहां पर है टोटल, और जब आप इसको जोड़ देते हो तो 100%, जब 125 का आज ग्लोबल साउथ की जो इसमें हम कर रहे हैं और जुड़ गया, ये मान लीजिए कि G20 से G200 जो भारत ने तय की है इस 200 मीटिंग के द्वारा, तो सबको जोड़ दिया। उसमें खिसियाहट की बात तो जरूरी है। आपने बताया कि ये गए थे जब वहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर में, जब हमारा ब्रिक्स का सम्मेलन था, सी जिनपिंग वहां पर जो बिजनेस कम्युनिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है मीटिंग, उसमें नदारत थे वो। उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेसी चल रही थी, आपको पता होगा कोर कमांडर लेवल की मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने अपनी अब ये जाहिर किया वांगी के थ्रू, क्योंकि उन्होंने पुराने वाले फॉरेन मिनिस्टर को हटा दिया, कहां गए वो पता नहीं, कि हम हमारे से बाइलैटरल साइडलाइन में टॉक करेंगे। भारत प्रधानमंत्री ने बोला, भारत ने बोला सीमाएं तय करेगी कि हमारे आपके बायलैटरल संबंध क्या होंगे, और हमने मना कर दिया। उसके बाद आपकी वहां से आए, उन्होंने एक मानचित्र निकाला, उसमें 90,000 किलोमीटर जो हमारी जो धरती है हमारे अरुणाचल की अभिन्न अंग, उसको बोल दिया। उन्होंने कहा कि एक कैटेगोरिफिक आपके ऊपर अटैक डाला, और सी जिनपिंग आना चाहते थे, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया आपने। आज के दिन में जो लावनी जी आप बोलती हैं कि भारत ने जो वो वन बेल्ट वन रोड और विस्तारवाद दो हैं सी जिनपिंग के, जो बोलते हैं ना, उनके स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। विस्तारवाद का आपने जो सबसे जो बड़ा प्रहार किया वर्ल्ड में, कि किसी ने नहीं किया। गलवान हुआ, गलवान के बाद प्रधानमंत्री जो 20 हमारे शहादत थी लोगों की, 1 इंच जमीन के ऊपर नजर उठाई, और आपने गलवान के अंदर में क्या कर दिया, ये पूरा वो दुनिया जानती है। अब चीन उस चीज से निगाहें चुराना चाहता हो, चीन चोर के जैसे अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देता हो, लेकिन सच्चाई क्या थी, हमारे देश के बलवानों ने गलवान में जिस तरह से चीन को धूल चटाई, ये सब जानते हैं। लेकिन इन सबके बीच महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, सुरेश जी आपके पास आ रही हूँ, जैसा कि जुन साहब भी कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है विस्तारवाद को समझना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समझना। चीन के साथ हम देखते आए छोटे छोटे देश भी अब उसका विरोध इसलिए
करते हैं क्योंकि हमेशा उसके ऊपर अधिकार दिखाना है, और वही छोटे देश हमारी तरफ देखते हैं कि भाई यही हमारा सच्चा साथी है, इसलिए हम हर मंच पर सहयोग के साथ समेकित विकास की बात भी करते हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से शिखर सम्मेलन जब भी कोई होता है तो उसमें डिप्लोमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। चर्चा शुरू हो गई है कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनका डर स्वाभाविक है, लेकिन जो बाइडेन का ये कहना कि मैं निराश हूं, इस स्टेटमेंट को किस लिए लिया जाए, किस तरह से लिया जाए? क्यों वो शी जिनपिंग के नहीं आने से निराश माने जा रहे हैं, इसको किस तरह से ले सकते हैं? सुरेश जी। लावनी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा मुद्दा पकड़ा है कि जो बाइडेन ये क्यों कह रहे हैं कि मैं निराश हूं। इसके पीछे भी एक चीज है। देखिए, दुनिया जो है ये 3-4 खेमों में बंटती जा रही है, और इन खेमों में एक खेमा है जो यूएसए लीड कर रहा है, एक खेमा जो चीन लीड कर रहा है, तीसरा खेमा कुछ ऐसा है जो रशिया भी है, यूरोप के भी देश है। यूरोप और यूएसए के बीच में भी फर्क दिखाई देना शुरू हो गया है। ये तो जो खेमों में बढ़ती जा रही है दुनिया, उसमें 3-4 खेमे जो है ये, उसमें सबसे महज रोल, और आप ये समझिए ठीक से, उसमें सबसे महज रोल यूएसए का है और चीन का है, क्योंकि वो दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है ये। और आप ये भी देखेंगे कि हालांकि बाइडेन कुछ भी कहें, लेकिन उनके आने से पहले यूएसए से लगातार 3-4 उनके मिनिस्टर लेवल के ऑफिसर चीन में गए हैं बातचीत करने के लिए। बाइडेन साहब के आने से पहले उनकी जो कॉमर्स सेक्रेटरी थी, कॉमर्स मिनिस्टर, वो गई थी और उन्होंने कहा था कि चीन अनइन्वेस्टेबल है, मतलब कि चीन को के बारे में कहा था कि चीन में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा ये। तो ये जो है अमेरिका और यूएसए और चाइना के जो बीच के व्यापारिक और आर्थिक झगड़े हैं, बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, और इनके बढ़ने से यूएसए पर असर होगा और चाइना पर असर होगा। और यूएसए हालांकि चाहता ये है कि अगर चाइना साथ में नहीं आता है तो वो इंडिया की तरफ देख रहा है। तो इसका कुल मिलाकर के असर ये है कि बाइडेन को उम्मीद है अभी तक कि चीन बात को समझ जाएगा, और वो जो नॉर्मल ऑर्डर है यूएस वर्ल्ड का, विश्व का, उसमें अपनी भागीदारी करेगा। तो उनको निराशा ये हुई है कि चीन और यूएसए के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगी। लेकिन सर, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब हम नॉर्मल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ ही तो वो वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। बहुत सारी परिस्थितियां, इवन कोविड काल के बाद से भी बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई। आप सही कह रही है, लेकिन ये रूस और यूक्रेन के झगड़े के बाद नहीं बदलाएगी। ये बदलना शुरू हो गया था चीन से व्यापारिक झगड़ों के साथ ही, और कोविड के साथ। जब कोविड के साथ में बाकी देशों में दिक्कत हुई, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही थी, एक जो ट्रेड चेन से सप्लाई चेन वो डिसरप्ट हुई, तभी से ये बिगड़ना शुरू हो गया था। ये रशिया और यूक्रेन का झगड़ा उसने इसको एग्रेवेट किया, और जो पोलराइजेशन है उसको और आगे बढ़ा दिया। तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर बाइडेन निराश हुए क्योंकि चीन से उनकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जो G20 हो रही है, G20 का जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि संसार के बीच की जो ये टूटनापन शुरू हो गया है, फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया है, आगे बढ़ गया है। और इंडिया ही, खाली एक इंडिया ऐसा मुल्क है जो अब विश्व को एक तरह से बांध सकता है। बिल्कुल जी, बांध सकता है विश्व को, और विश्व के एक समेकित समावेशी विकास के लिए, उस समावेशी भविष्य के लिए बड़े रोड मैप तैयार कर सकता है। लेकिन के सर, देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत जिस तरीके से, आज अगर वर्तमान की बात करें तो हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, विदाउट एनी हर्डल हम आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करें, अब तो सिनेरियो ऐसा आ रहा है कि तीसरे नहीं, हम दूसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन को यही डर सता रहा है। लेकिन यहां पर 2 मोर्चे पर, क्या आपको लगता है कि ये जो चीन की घबराहट है केवल भारत के बढ़ते, जो दुनिया में उस फलक पर जो भारत चमक रहा है उसी का डर है, या चीन खुद अपने अंदर की परिस्थितियों से, जिस तरह से उसके लिए चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उससे जूझ रहा है, और उसके एवज में कहीं ना कहीं से ध्यान भटकाने के लिए इन परिस्थितियों को जन्म दे रहा है कि भारत को टारगेट करके या G20 को बॉयकॉट करके ऐसा कुछ कर दो ताकि
उनके अंदर जो चल रहा है वो ध्यान भटक जाए, लोग उस पर आवाज ना उठाएं? के सर? देखिए लावनी जी, चीन को समझने के लिए चीन की जो फितरत है उसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ सी जिनपिंग जो कर रहे हैं, जो चीन की राइज है, उसको कहते थे ना छिप करके हाथ, वो मानते हैं कि ड्रैगन की राइज होगी। और ड्रैगन को, और जो डाओ जिनपिंग ने किया था कि आप अपने इंटेंशंस को, अपने सभी चीज को छिपा करके, चीन केवल 2-3 दशक 2.5 दशक में यहां से इकोनॉमिक जायंट बना है, इसके पहले तो नहीं था। यदि 80 के दशक में लें तो भारत की इकोनॉमिक स्थिति उससे अच्छी थी, और हम 2.5 दशक या 3 दशक बोल लीजिए, उसमें उन्होंने सेकंड पोजीशन में आया। अब भारत के लोग क्या चलें? आपने बड़ा एक गूढ़ सवाल पूछा। देखिए, आप आज से हम 10वें इकोनॉमी में थे, आज 2014 में 10वें इकोनॉमी, 2016 तक हम 10वें इकोनॉमी में थे। आपने छलांग लगाई 5 जंप, और टॉप में जब 5 जंप लगा करके आप 5वें में चले गए, $3.7 बिलियन के इकोनॉमी में। और मोदी जी कहते हैं, और पूरा पैरामीटर है, 2027 में हम 3रे नंबर पे हैं। हम जर्मनी को भी छोड़ रहे हैं, और फ्रांस को भी छोड़ रहे हैं, और जापान को भी छोड़ के आगे निकल रहे हैं। और आपने ही बताया कि हम सेकंड। देखिए, मेरा मानना है, मेरी कैलकुलेशन है, मेरी रिसर्च ये कहती है 2035 तक, कोई कहता है कि चाइना की इकोनॉमी $19 ट्रिलियन की है, हम 3.7 में है, 5 में पहुंचेंगे, इतना बड़ा गैप है। देखिए, जिस तरह से नेगेटिव ग्रोथ के ऊपर वो जा रहे हैं, और जिस तरह से वो उन्होंने सब चीजों को किया है, उसमें क्यों भारत को, इसके पहले वो भारत को काउंट ही नहीं करता था। वो तो कहता था एशिया में भी आपको हम रीजनली भी नहीं एक्सेप्ट करते, क्या आप कोई हमारे इसमें रीजनल पावर, विश्व की बात छोड़ दीजिए, विश्व के वर्ल्ड ऑर्डर में तो कहीं वो हमें आंकता था कि ये 62 का भारत है, इसको आप कर दीजिए तो लोग भागे भागे आएंगे। 2008 में जो गए थे हमारे नेहरू जी के बाद हमारे राजीव गांधी साहब, वो वन चाइना पॉलिसी के ऊपर बड़े बड़े हस्ताक्षर करेंगे कि भैया हम आपके वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, और फिर उसको बार बार आप चीजें आप देखिए, वो बार बार ये करेंगे कि ये होगा, इस तरह से चलेगी। आज कहां पर उसकी नींद टूटी, आप देखिए ना, उसको भारत को तो आंकता ही नहीं था, नींद टूटी है। सबसे पहले कोविड का लंबा कालखंड रहा है, मगर गलवान एक ऐसा वाटरशेड पॉइंट रहा जब मोदी जी ने कहा विस्तारवाद खत्म हुआ। उन्होंने नीमू की धरती जो गलवान से बहुत कम, उसी ऊंचाई के आसपास में, वहां से पूरे विश्व में उन्होंने ये नहीं कहा कि विस्तारवाद को हम खत्म कर देंगे। लोग अभी यही कह रहे हैं ना, अमेरिका कह रहा है विस्तार, उनपे हम एक्सपेंसिज्म को साउथ चाइना सी में नहीं करने देंगे। हम जद्दोजहद, हमने कहा खत्म किया, और वो करके दिखाया। और वो यानी हम जो पहले हम डिफेंसिव मोड में हुआ करते थे, हम ऑफेंसिव हुए, और चाइना को ऑफेंसिव, और जो ये आप लोगों की भाषा में मल्टी प्रोंग एक्शंस की ही जरूरत थी। अब मल्टी प्रोंग एक्शंस लिए गए, इसलिए रिएक्शन ऐसा आ रहा है। लेकिन क्या आप दोनों से एक सेम सवाल होगा, दोनों से जल्दी 30 सेकंड्स में आंसर चाहूंगी। सुरेश सर, पहले आपसे देखिए, आप क्योंकि जनरल साहब, वो सेना की भाषा होती है कि ऐसा कुछ रिएक्शन पहले नहीं, पहले रिएक्शन उसके बाद एक्शन देखते हैं, इसीलिए मल्टी प्रोंग एक्शंस बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, भारत को अभी और ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत है? यही वो वक्त है कि तवा गरम है, लोहा गरम है और वार कर देना चाहिए? क्या ये जो विस्तारवाद की जो जिससे में बार बार अरुणाचल को अपना दिखा देना चाइना की तरफ से, पूर्वी लद्दाख को लेकर तमाम परिस्थितियों को ऐसा पैदा करना कि वो हमारा है, ऐसे समय में क्या ये बहुत महत्वपूर्ण मंच होने वाला है जिसमें हम चाइना को बहुत जबरदस्त जवाब दे सकते हैं? देखिए, मैं 2 बड़ी छोटी बात कहूंगा जी। 1970 में जब बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान गए थे, तो इंदिरा गांधी जी ने मानेकशॉ से कहा था कि हमें बांग्लादेश को आजाद कराना है, और आप जो है 2-3 हफ्ते में अपनी सेनाओं को अंदर भेजने की तैयारी कीजिए। मानेकशॉ ने मना कर दिया कि मेरी सेनाएं अभी अंदर जाने वाली स्थिति में नहीं है, आप मुझे 1 साल का वक्त दीजिए, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होगा। वो एक आम स्ट्रेटेजी है, तो उनकी स्ट्रेटेजी है ये। तो मैं ये कहूंगा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मौका है, मेजर रिस्पॉन्स होना चाहिए,
टर्न बाय टर्न देखने के बाद में ठीक वो है। रिस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी के सर अपनानी चाहिए, लेकिन झुकना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और बात है, उस समय से और अब की परिस्थिति में 360 डिग्री सब कुछ बदल गया है। आज सेना प्रमुख ये कहते हैं कि बस हरी झंडी दीजिए, हम तैयार हैं। के सर देखिए, सेना प्रमुख का तो काम है कहना कि हम हरदम तैयार हैं और हम तैयार भी हैं। और गोयल साहब से जो बात है वो बहुत बारीकी से आप समझें, और हम तैयारी उस लेवल की है, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट इतना है कि बिना लड़े जब दुश्मन को आप हरा देते हैं सब मोर्चों पे, तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी वही होती है और वही हो रही है। ये नहीं कि आपको अटैक ही करना जरूरी होता है। हाँ। आज हम उस परिस्थिति, चाहे वो आप देखिए क्वाड की हो, इंडो पैसिफिक में हो, चाइना घबराया हुआ है। चाइना घबराया हुआ है। हमें हथियार अभी उठाने की जरूरत नहीं है कि, लेकिन हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, हमारा व्यवहार ही चाइना को ये बता रहा है कि हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चल रहे हैं और समेकित समावेशी विकास में जो कोई भी रोड़ा अपनाएगा, आज वो अपने लिए खुद कुल्हाड़ी पर कूदने जैसी स्थिति बना लेगा। चाइना को जल्दी ये बात समझनी होगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच आज रण क्षेत्र में रखी। तो कुल मिलाकर G20 शिखर सम्मेलन में हम भारत की समृद्धि, संस्कृति, शक्ति का प्रदर्शन तो देख रहे हैं। दुनिया के फलक पर भारत की रोशनी चमक रही है, लेकिन इसी रोशनी की चमक में चाइना धुंधला गया है और यही वजह है कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम का विरोध करके दरअसल चाइना ने दुनिया को स्वयं का विरोध करने के लिए तैयार कर दिया है। अब इस परिस्थिति में भारत और क्या कुछ चाइना को दिखाने वाला है? चाइना इस परिस्थिति को समझते हुए भारत के आगे नतमस्तक होता है या कुछ और रणनीति करके हमारी पीठ पर छुरा घोंपने की तैयारी करता है? इन सब चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। G20 से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी, पल पल क्षण क्षण क्या हो रहा है, दिल्ली किस तरह से सजी हुई है, क्या कुछ खास अतिथि, कौन कौन से खास अतिथि आ रहे हैं, क्या कुछ खास तैयारियों में है, ये सब कुछ सुदर्शन न्यूज पर आप देख सकेंगे। हम ग्राउंड से भी रिपोर्ट्स आपके बीच लाकर रखेंगे। फिलहाल रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।